Now, with immense pleasure, honor, and respect, I want you to meet someone who have proved that Muslim girls are not less than anyone, who have proved the real power of a hijabi girl. Yes, I am talking about the first Muslim IAS girl, Mohtarma Adiba Anam Sahiba from Yavatmal. She has appeared for UPSC CSC examination in 2024 and secured All India rank 142. Her journey was started from Zilla Parishad Urdu High School, Yavatmal, from where she has completed her SSC and HSC education. And then she has completed Maths BSc from Abida Inamdar Senior College and has done UPSC Foundation from Unique Academy, Pune. Not only this, but she has spent more than 4 months in Hajj House doing self-study, as she knows that self-study is the key. She has also appeared for HSC Delhi, but her journey was not going to stop here. She has studied in Jamia Millia Islamia with consistency, and today the result is in front of us. काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो सब जीते हैं, ज़िंदगी तो सब जीते हैं, अगर जीनी है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन चलते चलते, मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन चलते चलते, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। Now, I request all chief guests and director of Shaheen Academy to felicitate the parents of Muhammad Adiba Anam ma'am. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء د بحر و بر مالکا ہر زندہ سر مالکا سمی و غر مالکا شپی و سحر مالکا ہو دنیا ستا در بستا در بستا در بستا ہو دنیا ستا در بستا در بستا در بستا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. जज़ाकल्लाह। रिस्पेक्टेड गेस्ट्स, मौजूद सामीन हजरात और मेरे सारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा आपसे माजरत चाहूँगी कि मैं फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ और वीडियो कॉल के जरिए आपके सामने आज जो भी अपने ख्यालात है उनका इजहार करूँगी। दूसरी चीज मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने नीट के एग्जाम में जो है वो कामयाबी हासिल की है। अब वो मेरे पास यूजुअली बोलने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा मुख्तसर से अपनी स्पीच रखूं और अपने ख्यालात का इजहार आप लोगों के सामने करूं। तो मैं बेसिकली 3 चीजों पे आप सब लोगों से बातें करना चाहूंगी। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो है वो मेरा मरकज रहेंगे, उनसे मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। उसमें भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी नीट के एग्जाम में जो है वो कामयाबी हासिल की है। कुछ ऐसे भी होंगे जो इस साल जो है वो लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाए। तो उन दोनों के लिए मेरे पास 2 अलग अलग बातें करने के लिए है। उसके अलावा उनके पेरेंट्स जो उनके साथ आज आए हैं, आप लोगों से भी मुझे कुछ बातें करनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी बात करूँ वो कुछ मीनिंगफुल बात करूँ और आप लोगों को अच्छा लगे। तो सबसे पहले मेरे बारे में या फिर मेरी जर्नी के बारे में आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, मुझे लगता है अभी तक। तो उस सब के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में ही मैं बताऊंगी, बहुत ज्यादा चीजें उसके बारे में नहीं बताऊंगी। मेरी जर्नी स्टार्ट उर्दू मीडियम स्कूल से हुई थी, जिला परिषद के एक उर्दू मीडियम स्कूल से हुई थी। बचपन से ही मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था। वो भी इसलिए था क्योंकि मुझे पता था कि आसपास के हालात बहुत ज्यादा साजगार की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मैं हमेशा चाहती थी, जब से होश संभाला था या कुछ शऊर आया था कि कुछ तो करना होगा जिससे हमारी जो हालात है, जो कंडीशंस है वो बदले। और उस वक्त मेरे जहन में यही ख्याल था कि पढ़ाई कर लेंगे, कुछ करियर बन जाएगा तो बहुत अच्छी हो जाएंगी चीजें। तो मैंने वहां से बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। अब मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे आगे चल के करना क्या है, करियर में कुछ करना है ये पता था, पर क्या करना है वो नहीं पता था।
अब यूजुअली हमारे साथ कैसा होता है कि हम 10th और 12th के बाद सीरियसली करियर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि अब अच्छा, अब यहाँ से सोचते हैं कि करियर में ये करना है, वो करना है। मैं यवतमाल से हूँ, यवतमाल महाराष्ट्र का छोटा सा शहर है, तो वहां पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं था। प्रोफेशंस जो होते हैं कि आप लाइफ में आगे चल के करियर में ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, उन सब चीजों के बारे में मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था। तो दो तीन ऑप्शंस जो मुझे समझ आते थे उसमें से मैंने सोच ली कि अब मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने भी आप लोगों की तरह नीट का एग्जाम दी, पर फिर वो प्रॉपर रिसोर्सेस और गाइडेंस मेरे पास नहीं थी, और उसके चलते ये हुआ कि फिर मैं नाकामयाब हो गई, मुझे कामयाबी वो मिल नहीं पाई। अब जो फेलियर होता है ना, उससे डील करना बहुत मुश्किल काम होता है। वो मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपको आगे की चीजें नजर नहीं आ रही होती। अब क्या, आपके जहन में सवालात आने लगते हैं कि अब क्या, इसके आगे क्या, अब मेरा कैसे होगा। सेम चीजें मेरे साथ हुई, मैं बहुत रोई धोई कि अब मैं आगे क्या करूं। तो उस वक्त मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मेरे मामा जो है वो आप लोगों के साथ है अभी, उनकी एक एनजीओ है सेवा, उनका डोर टू डोर कैंपेन चल रहा होता था। वो बच्चों के पास जाते थे, उन्हें करियर के लिए गाइड करते थे। तो उस वक्त मेरे मामा ने मुझे बहुत अच्छी चीजें समझाई थी कुछ, कि सिर्फ डॉक्टर बनना ही जो है वो आपकी जिंदगी का मकसद नहीं है। ये तो एक सिर्फ जरिया है ना। आपको जो है वो, आपकी जो जिंदगी का मकसद है वो आपको अल्लाह ताला ने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको खिदमत खल्क करनी है, आपको बेहतर इंसान बनना है, आपको इंसाफ करना है, आपको मसावत पैदा करनी है। तो ये सारी चीजें आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो। और उन्होंने मुझे फिर यूपीएससी के बारे में भी बताया। उस वक्त तक मुझे यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि यूपीएससी करोगे फिर आईएएस ऑफिसर बनोगे, उसका सोसाइटी में इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा, इतने लोगों को आप सर्व कर पाओगे, इतने लोगों की जिंदगियों में आप एक मीनिंगफुल चेंज लेके आ सकोगे। तो वो सब चीजें जो है वो मेरे जहन में फिट हो गई थी। अब मेरे साथ हमेशा ऐसा था ना कि मैं फौरन किसी की बात जैसे कि वैसे एक्सेप्ट नहीं कर लेती थी। मेरी बहुत आदत थी कि मैं बहुत सवाल करती थी कि ऐसे तो ऐसे क्यों, वैसे तो वैसे क्यों। तो फिर मामा ने भी मुझे जब ये सारी चीजें बताई तो मैं सोचने लग गई उस पे कि अच्छा, इस डायरेक्शन में सोच सकते हो। फिर बहुत सोचने के बाद, अपना खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अब तक मैं जो कर रही थी, अब तक मैं सोच रही थी कि मुझे अपनी फैमिली की कंडीशंस बदलनी है, अपने जो हालात है वो बदलने हैं। पर मेरे आसपास भी तो लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे खुद के फ्रेंड्स है, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो पढ़ाई करना चाहते थे पर उन्हें नहीं पढ़ने दिया गया। उनकी जल्दी शादी करवा दी गई। तो इसके बाद जो है वो मेरी बहुत सारी सहेलियां है जिनकी शादी करवा दी गई। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ना नहीं चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी पर उन्हें वो मौका ही नहीं दिया गया। तो सोसाइटी में आसपास मुझे ये सारी चीजें जो नजर आती थी, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर डेवलप हुआ कि नहीं, मुझे इनके लिए भी तो कुछ करना है, इन सब चीजों को भी तो बदलना जरूरी है। फिर मुझे लगा कि हाँ, यूपीएससी करना, एक आईएएस ऑफिसर बनना जो है वो उस डायरेक्शन में जाना सही रहेगा। अब उसके लिए मुझे चैलेंजेस सामने थे कुछ। उसमें से दो मेजर चैलेंजेस ये थे कि एक तो घर से बाहर जाना था। यवतमाल में उस तरह की प्रॉपर गाइडेंस, उस तरह का सपोर्ट, उस तरह की कोचिंग बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे यवतमाल से बाहर जाना था। अब एक लड़की होने के तौर पर मेरे लिए ये बड़ा चैलेंज था क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर बहुत था। मेरे पेरेंट्स से लोग कहते थे कि आप अपनी लड़की को अकेले इतने दूर कैसे भेज सकते हो, घर से बाहर कैसे भेज सकते हो, अब कुछ सालों में इसकी शादी की उम्र हो जाएगी, आप उसको चूल्हा चौका सिखाओ, कपड़े कपड़े धोना सिखाओ, खाना पकाना सिखाओ। वो सारे प्रेशर जो है वो मेरे पेरेंट्स पे डालने लगे। मैं उतनी जो है वो मेच्योर नहीं थी उस वक्त, तो ये सारी चीजें मुझे बहुत हर्ट करती थी कि लोग क्यों ऐसे बोलते हैं। लोग जब मुझसे मिलने आते हैं या मेरे पेरेंट्स से मिलने आते हैं, मेरे घर में आते हैं, तो सिर्फ यही बातें क्यों करते हैं कि इसको तो ये नहीं आता, इसको तो वो नहीं आता, ये पढ़ाई के बारे में बात क्यों नहीं करते। पर उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि नहीं तो पढ़ाई छोड़ दे, तू ये सारी चीजें कर। उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं कहा। अब दूसरा मेरे सामने चैलेंज था फाइनेंशियल बैकअप। वो मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं था। मेरे वालिद ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, मेरी वालिदा जो है वो हाउस वाइफ है। तो बाहर जाके कोचिंग लेने और पढ़ाई करने, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करने, वो एक बड़ा खर्च होता है। तो वो खर्च कैसे उठाया जाएगा, वो उसकी फिक्र मुझे बहुत सताने लगी। मेरे पेरेंट्स ने तो बोल दिया कि बेटा तू जा, हम तुझे हर तरह से सपोर्ट करेंगे, हमसे जितना बन पड़ेगा करेंगे। पर क्योंकि आप औलाद होने के तौर पर अपने वालिदैन को कभी तकलीफ में देखना नहीं चाहते, आपको पता होता है कि रियलिटी क्या है, दिस इज द रियलिटी। मेरे वालिद जो है वो मुझे इतना इतना सपोर्ट कर सकते हैं, उसके आगे जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो वो फिक्र मुझे हमेशा सताने लगी। उस वक्त भी जो है वो मेरे मामा ने मुझे सपोर्ट किया।
उन्होंने जो है मुझे अश्योरेंस दी कि तू जा पढ़ाई कर, तू जब तक कामयाब नहीं होती तब तक सेवा तुझे सपोर्ट करेगी। और लिटरली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। इतने ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, तो 3 फेलियर्स मैंने देखे। एक ही फेलियर के बाद लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, पर उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और आखिर तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो वो जो एक हौसला मिला था मुझे इन 2 स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट से, वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। उसके आगे फिर मैं बहुत ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करती गई। मैं पुणे गई, पुणे के बाद मैं फिर मुंबई गई, मुंबई से दिल्ली आई। यहाँ पे 3 अटेम्प्ट जो है वो 3 अटेम्प्ट में मैं फेल होती गई। कभी प्रीलिम्स नहीं हो पाया, फिर प्रीलिम्स हो पाया तो मींस नहीं हो पाया, मींस हो गया तो इंटरव्यू तक जाके रुक गई। तो वो फेलियर्स जो है वो हमेशा आते गए। हर फेलियर में दुख होता था, बहुत दुख होता था। पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है ना, पहले फेलियर में बहुत ज्यादा दुख होता है, दूसरे में थोड़ा कम होता है, तीसरे में उससे कम होता है। फिर इंसान को एक टाइम के बाद आदत हो जाती है। आदत हो जाती है मतलब ये नहीं कि उसका जो है वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है या फिर वो ये सोचने लगता है कि नहीं मैं तो फेलियर ही हूँ, मेरे साथ तो यही होना है। वो नेगेटिव चीज नहीं हुई मेरे साथ ये हुआ कि मुझे फेलियर से डील करना आ गया। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी गलतियों पे काम करूंगी, अपनी मिस्टेक्स पे काम करूंगी, तो वो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट मेरे में होगी। और वो एक्चुअली हो रही थी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो नहीं पाया, सेकंड में हुआ, मेंस नहीं हुआ, थर्ड में मेंस हुआ। तो वो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट मुझे दिख रही थी। अपने फेलियर्स में भी एक पॉजिटिविटी की रे थी जो मैं देख पा रही थी। वो ये ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट था। तो उसने मुझे कहीं ना कहीं हौसला दिया कि नहीं, फेलियर्स लाइफ का पार्ट है, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ आते हैं, मेरी जिंदगी में भी आ रहे हैं। तो मुझे इनसे डील करना सीखना है, हारना नहीं है, रुकना तो किसी भी कीमत पे नहीं है। ठीक है, बुरा फील होगा, आप रोगे धोगे, आपका एक दिन खराब होगा, 2 दिन खराब होगा, पर उससे ज्यादा आप रुक नहीं सकते। इतना वक्त नहीं होता ना हमारे पास, वक्त किसी के लिए रुकता ही नहीं। तो मैं बस रुकी नहीं, करती गई मेहनत, ईमानदारी के साथ मेहनत करती गई। कभी मैंने खुद के साथ बेईमानी नहीं की। और इवेंचुअली जो है वो मेरे सामने कामयाबी आ गई। एक दिन आया रिजल्ट का, 22 अप्रैल मुझे याद है। उस दिन के पहले कितने साल थे, जिंदगी के 24 साल थे, 24 साल में कितनी ही हजारों स्ट्रगल्स थी, पर वो एक दिन ने सब भुला दिया। अब मुझे आप पूछोगे कि आपकी जिंदगी में इतनी परेशानियां थी, उतनी परेशानियां थी, तो मैं सच में उन परेशानियों पे सोचती नहीं हूँ। अब मैं ग्रेटफुल, ऑब्वियसली ग्रेटफुल हूँ कि हाँ वो सब, वो वक्त चला गया, अल्लाह ताला ने वहां से भी निकाल दिया। पर अब वो मैटर करना बंद कर गया है। तो एक दिन का सवाल होता है, कामयाबी होती है एक दिन में आपकी जिंदगी बदल देती है। मेरे साथ वही हुआ। अब, और वो ऐसे नहीं था कि वो ऐसे ही मिल गई, किसी ने थाली में परोस के दे दी। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ती है। तो वो कामयाबी आपके पास फिर आती ही आती है। अब ये तो मेरी छोटी सी जर्नी हो गई, जिसकी बदौलत, उस एक रिजल्ट की बदौलत या उन 4 अटेम्प्ट्स में की गई सारी स्ट्रगल्स की बदौलत अभी मैं आपके सामने हूँ। और इसके बाद अब मेरे ना कुछ मैसेजेस है आपके लिए, या फिर मैं आपसे बहुत कुछ बातें करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखी है, तजुर्बे से सीखी है, किताबों से नहीं सीखी। वो कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है नीट में, अब आप लोगों को मुझे ये बताने की तो जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि आपने अच्छे से मेहनत से पढ़ाई की है, ईमानदारी के साथ पढ़ाई की है, तभी आप यहाँ पे हो। लेकिन ये जो है ना, आपने नीट में कामयाबी हासिल कर ली। अब यहाँ पे जो है वो आपका सफर खत्म नहीं हो गया, यहाँ से आपका दूसरा सफर स्टार्ट होगा। जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें बदलती रहती है, इनफैक्ट हर चीज बदलती रहती है। आप छोटे से बड़े हो जाते हो, आपके हालात बदल जाते हैं, कभी आपके हालात बहुत खराब होते हैं, फिर आपके हालात सुधर जाते हैं। पर एक चीज ऐसी है जो जिंदगी में कभी नहीं बदलती, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और पता है वो क्या है? वो लर्निंग है, वो सीखना है। आप मरते दम तक जिंदगी आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। मरते दम तक आप जिंदगी से, अपने आसपास के लोगों से, अपने खुद के हालात से, अपने खुद के दोस्तों से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। और वो एक कांस्टेंट चीज है। और अगर उसका एहसास आप में नहीं है तो समझ लो आप जिंदा ही नहीं। आप जिंदा हो तो आप में ये एहसास होना चाहिए कि आपको सीखना है, पर सीखते रहना है, आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको ग्रोथ जो है वो लानी है। हमेशा क्या होता है पता है, हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं। अभी आपका एग्जाम क्लियर हो गया, अभी आप नेक्स्ट क्या करोगे? ठीक है, अभी एमबीबीएस करना है, जो भी करना है उसमें जो है वो परफेक्शन के साथ करना है। एक बड़ा टारगेट रखोगे आप अपने सामने,
लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं ना, जिन्हें हम मिनी गोल्स कहते हैं, उससे वो अक्सर हम जो है उन सब चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। तो दिन जो है वो कुछ ना कुछ सीखते रहना है। आपको अपनी जो मिस्टेक्स है या आपकी जो वीकनेसेस है उनको रियलाइज करना है, उन पे काम करना है और उनसे सीखते रहना है। और एक बात कभी नहीं भूलनी जिंदगी में। अब क्या होता है ना, अक्सर कामयाबी जब हमारे पास आ जाती है तो हम सोचते हैं कि बस अब तो हो गया, अब तो लाइफ सेट है, अब सब अच्छा होगा, हमको करियर में ये करना है, वो करना है, फैमिली के लिए ये करना है। पर उसके पीछे ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, और वो है हमारी जिंदगी का पर्पस। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? वो मकसद आपको मरते दम तक भूलना नहीं। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? एक बेहतर इंसान बनना। एक बेहतर इंसान बनना, और उसमें दो चीजें हैं। एक तो हुकूक अल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद। हुकूक अल्लाह यही है कि आप इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के हुक्म मानो। और हुकूकुल इबाद, ये पहली चीज तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है और हम उसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश भी करते हैं। ज्यादा निग्लेक्ट जो होती है वो हुकूकुल इबाद है। हम भूल जाते हैं कि दूसरे जो इंसान है उनकी तरफ हमारे क्या फराइज है। हमें लोगों की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है, मिस्कीनों की मदद करनी है। सोसाइटी जो है हमारे आसपास की, उसको एक बेहतर समाज बनाना है। उसमें इक्वालिटी या मसावत कायम करनी है, इंसाफ करना है। हमें कंट्रीब्यूट करना है अपनी सोसाइटी की ग्रोथ की तरफ, हमारा जो इतना प्यारा सा मुल्क है उसकी ग्रोथ की तरफ। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे देश को जो है वो डेवलप कंट्री बनाना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपका फर्ज है, ये आपकी कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको ठीक है ये करोगे भी तो चलेगा, नहीं भी करोगे तो चलेगा। नहीं, आपको ये करना है। आपको खिदमत खल्क करनी ही करनी है। और ये सब चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। नीट करना, यूपीएससी करना, इंजीनियर बनना, टीचर बनना, ये सब आपके लाइफ का मकसद नहीं होता। ये सब आपके जरिए है, छोटे छोटे मीन्स है। और एंड तो यही है कि आपको खिदमत खल्क करनी है, बेहतर इंसान बनना है। तो ये चीज जिंदगी में कभी नहीं भूलनी। छोटी सी छोटी चीजें भी इस नियत से करो कि आप किसी की भलाई के लिए क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो। छोटी सी छोटी चीज में आप किसी की भलाई कर सकते हो। कोई आपके पास आकर अपना दुख सुना रहा है, दर्द सुना रहा है, उसको आप थोड़े से तसल्ली के अल्फाज दे दोगे, उसमें भी खिदमत खल्क है। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, जिंदगी भर याद रखनी है। कामयाबी आपका एंड नहीं है, आपके सफर का जो है वो खात्मा नहीं है। और हमारे लिए तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी, दुनिया की जिंदगी फानी है। इसके बाद आपको एक लाफानी जिंदगी में जाना है। तो एंड है आपका यहाँ पे है ही नहीं। तो आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ये कामयाबी मिल गई बस यहाँ पे खत्म हो रही है चीजें, नहीं हो रही। यहाँ से चीजें शुरू होगी। यहाँ से आपका इम्तिहान शुरू हो रहा है, एक नया इम्तिहान, कि आप एक अच्छे इंसान बन पाते हो या नहीं, एक बेहतर इंसान बन पाते हो या नहीं। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब दूसरी चीज, आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको अभी नीट में अनफॉर्चुनेटली कामयाबी नहीं मिल पाई। तो देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग को बुरा नहीं फील होना चाहिए या फिर ठीक है बिल्कुल बाउंस बैक करो, फौरन बाउंस बैक कर लो। नहीं हो पाता। वो हम सब इंसान हैं, हम सबके इमोशंस है। इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ या उसकी और उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी उसके इमोशंस ही होते हैं, उसके जज्बात ही होते हैं। तो ठीक है, हम इंसान है, नॉर्मली हमें फील होता है। अल्लाह ताला ने हमें कमजोर बनाया है, हमें फेलियर्स जब सामने आते हैं तो हम रोते हैं, हमें बुरा लगता है, ठीक है, इट्स ओके। लगना चाहिए और रो भी देना चाहिए जब रोना आ रहा है तो। पर उस नेगेटिविटी को खुद पे कभी हावी मत होने दें। उस नेगेटिविटी ने आपको डिफाइन नहीं करना चाहिए। आप जो है अशरफुल मखलूकात है, आपका दर्जा बहुत बड़ा है। आपका दर्जा जो है वो आपको समझना है। आपको इन सब चीजों से हार नहीं मानना, आपको रुक नहीं जाना, ठीक है। पता है, फेलियर जो है ना आपके लिए कभी सरप्राइज नहीं रहना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि क्यों हुआ मेरे साथ, नहीं होना चाहिए था। नहीं, आपके लिए कभी सरप्राइज होना ही नहीं चाहिए फेलियर। हो सकता था कि नीट में एक ही अटेम्प्ट में आप कामयाब हो जाते, पर इस चीज की क्या गारंटी है कि आप जिंदगी में किसी और चीज में फेल नहीं होंगे, कहीं और आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जिंदगी नाम ही उसी का है, उतार चढ़ाव का। तो फेलियर जो है ना वो कभी आपके लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए कि नहीं, इधर ठीक है, इधर कामयाबी मिल गई, हो सकता है कहीं और जो है वो मुझे नाकामयाबी का सामना करना पड़े, पर मुझे उस नाकामयाबी से मायूस नहीं होना है। अल्लाह ताला बोलता है ना कि ईमान क्या है। ईमान ये है कि जब चीजें तुम्हारे मुताबिक ना हो रही हो तब भी तुम मुझसे राजी हो, तब भी तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारा फेथ जो है वो कमजोर ना हो, डगमगाए। तो आपको अपना फेथ स्ट्रांग रखना है, ठीक है। ये जो हुआ है किसी रीजन की वजह से हुआ है, ये फेलियर किसी रीजन की वजह से मेरे सामने आया है,
क्योंकि मुझे और इम्प्रूवमेंट करनी है अपने आप में, और जो है वो अपने आप में बेहतरी लानी है। मैं अपनी एग्जाम्पल से अगर आपको बोलूं, तो जैसे कि मैंने बताया, ग्रेजुअली मेरे साथ चीजें होती थी। मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया, सेकंड में फिर मेरा प्रीलिम्स हुआ, तो वो मेरे में इम्प्रूवमेंट हुई थी। वो जो फेलियर आया था उसके बाद मैंने खुद को इम्प्रूव किया, तब जाके मुझे फिर प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो पाया। तो ये जो फेलियर होता है ना, ये अपॉर्चुनिटी होता है, एक मौका होता है। किस चीज का मौका होता है? ग्रोथ का, अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप में जो है वो कुछ अच्छी चीजें और शामिल करने का अपनी पर्सनालिटी में। तो कभी आप फेलियर से डरो मत। ठीक है, फेलियर से थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट होती है, नेचुरल है, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत नेचुरल है। पर आपने रुकना नहीं है, कभी भी नहीं रुकना है। रास्ता ना नजर आए तब भी नहीं रुकना है, क्योंकि रास्ता है, बस आपको वो नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। आपकी आंखों पे जो है वो डिसअपॉइंटमेंट का पर्दा है, अभी मायूसी का पर्दा है, तो ब्लर है चीजें आपके लिए, आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता है ही नहीं, है। तो आपने मायूस नहीं होना, आप कोशिश करो। और कभी ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि हालात मेरे इतने नासाजगार है, लोगों का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, नहीं सोचना है। पता है, मेरी दादी अम्मी मुझसे हमेशा एक चीज कहा करती थी, और वो मुझे हमेशा याद रहती है, कि बेटा तू पैदल भी चलेगी तो लोग तुझे बातें सुनाएंगे, और तू घोड़े पे भी चढ़ेगी तो लोग तुझे बातें ही सुनाएंगे। मतलब लोग जो है, सोसाइटी जो है वो आपको हमेशा जज करती ही रहेगी, हमेशा आप में कुछ ना कुछ खामियां निकालती ही रहेगी, आप कुछ भी कर लो। तो जब वो चीज बदलने ही नहीं वाली, तो उसका प्रेशर क्यों लेना दिमाग पे? बिल्कुल नहीं लेना। आप अपने आप पे फोकस करो। आपको तो पता होना चाहिए कि मेरा इन सब लोगों को राजी करना मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लोगे तो सब लोग तो आपसे कभी राजी होने वाले है ही नहीं। आपको अल्लाह को राजी रखना है, और अपने आप के साथ ईमानदार रहना है, अपनी मेहनत के साथ ईमानदार रहना है। और फिर आप सरेंडर कर दो, रिजल्ट आप छोड़ दो। रिजल्ट उसके हाथ में है, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो जो चीजें आपके कंट्रोल में है, बस उसी पे फोकस करो, सरेंडर कर दो। इस्लाम जो है उसका अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे ना, तो यही है, सरेंडर करना। आपको सरेंडर कर देना है, और फोकस करना है बस उन चीजों पे जो आपके कंट्रोल में है, जो आप कर सकते हो, जिसमें आप इंप्रूव कर सकते हो, जिनमें आप कोशिश कर सकते हो। तो बस इतनी ही चीजें आपके हाथ में है, और इतना ही आपको करना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, प्रेशर नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, और फोकस करना है ईमानदारी के साथ। ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप के साथ ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया जहां को बेवकूफ बना सकते हो कि आप मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, पर आपको खुद अंदर से पता होता है कि आप एक्चुअल में उतनी मेहनत कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो खुद के साथ ईमानदार रहो, ताकि फिर जिंदगी में जब आगे 5-6 साल बाद आप जाओ और पीछे मुड़कर देखो, तो आपको इस चीज का रिग्रेट कभी नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने और थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेनी चाहिए थी, मैंने और थोड़ी ज्यादा कोशिश कर लेनी चाहिए थी। ये नहीं होना चाहिए। वो रिग्रेट बहुत गंदी चीज होती है, क्योंकि वो फिर उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते, सिवाय मायूस होने के वो आपको कुछ भी नहीं दे सकता। तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए जिंदगी में। इसलिए ईमानदारी के साथ मेहनत करो, तो ये चीज तो आपको बहुत आगे कामयाब करेगी। सिर्फ नीट में ही नहीं, जितने भी आपकी जिंदगी में आगे प्रॉब्लम्स होगी, या फिर जितने भी इम्तिहान आएंगे, वो हर चीज में जो है ये चीज आपको बहुत मोटिवेट करती रहेगी। अब एक मोटिवेशन से एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। मोटिवेशन में हमेशा कहती हूँ कि मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक इंटरनल मोटिवेशन होती है और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। मैं आपको जो बोल रही हूँ, मैं आपको जो मोटिवेट कर रही हूँ, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। कोई और आपके सामने आके आपको दो अच्छी बातें बता रहा है, आपको दो अच्छे तजुर्बे अपने आपसे शेयर कर रहा है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अभी क्या होगा पता है? आप यहाँ से बाहर जाओगे, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने आपसे क्या बातें की थी। कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद तो आपको ये भी नहीं याद रहेगा कि हाँ ऐसे कोई लेक्चर हुआ था या फिर ऐसे कोई सेशन हुआ था जिसमें ये बातें की गई थी। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होती है ना, इसकी उम्र बहुत छोटी होती है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अब दूसरी होती है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होती है? आप कोई चीज करने का सोचते हो कि अच्छा मुझे अब ये करना है, उसके पीछे एक रीजन होता है, एक मकसद होता है कि आपको क्यों करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोच लिया कि अभी आपको डॉक्टर बनना है, तो अब क्यों बनना है आपका, वो क्यों का जवाब हर किसी का पास अलग अलग होगा। किसी स्टूडेंट को जो है वो अपनी मम्मी पापा का सपना पूरा करना होगा, इसलिए डॉक्टर बनना होगा। किसी स्टूडेंट का ऐसा होगा कि उसको जो है खिदमत करनी होगी बीमारों की, गरीबों की, इसलिए उसको बनना होगा। तो हर किसी का क्यों का जवाब जो है वो बहुत अलग अलग होगा, पर वो जवाब जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग जवाब क्या होगा? ऐसा जो आपको कभी भूलने ही नहीं देगा कि आप क्यों कर रहे हो कोई चीज। जैसे मैं यूपीएससी कर रही थी, तो मुझे लास्ट मोमेंट
मोमेंट तक याद था कि मैं क्यों कर रही हूँ यूपीएससी। जब भी मैं डीमोटिवेट हो जाती या मुझे ऐसे लगता कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं फौरन वो जवाब तलाश करने लगती कि मैं क्यों कर रही हूँ। और वो इतना स्ट्रांग होता ना कि वो मुझे कभी रुकने ही नहीं देता। अगर मैं रुकने का सोचती तो फिर मुझे गिल्टी फील होने लगता कि नहीं, मैं कैसे रुक सकती हूँ, मैं तो ये सोच के यहाँ आई थी, तो फिर मैं कैसे रुक सकती हूँ अभी, मुझे तो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। तो वो क्यों का जवाब हमेशा बहुत स्ट्रांग रखो, वही आपकी इंटरनल मोटिवेशन है। वो आपको कभी डगमगाने नहीं देगा, वो आपको कभी भी रुकने नहीं देगा। तो अपनी जो इंटरनल मोटिवेशन है ना, वो हमेशा स्ट्रांग रखो। आपके पास जो है वो 1000 अदीबा आएंगे, 1000 दिन जो है वो 1000 अलग अलग बातें करेंगे, पर उससे आपको जो है वो कुछ टाइम तक ही फर्क पड़ेगा। फर्क आपको अपने ही आप से पड़ेगा, अपने ही क्यों के जवाब से पड़ेगा। तो वो क्यों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसका जवाब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और वो कभी भूलना मत कि आप क्यों कर रहे हो कुछ चीज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वही चीज जो मैंने पहले कही थी कि ये भी कभी नहीं भूलना है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। आपकी जिंदगी का मकसद एक बेहतर इंसान बनना है। आपकी जिंदगी का मकसद खिदमत खल्क करना है, लोगों की मदद करना है, इंसाफ करना है। ये सब चीजें आपने कभी नहीं भूलनी, कितने भी फेलियर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको मैं। अब कभी आपने छुट्टियों में सोच लिया कि अभी आपको जो है वो अपने नानी अम्मी के गाँव जाना है। गाँव जा रहे हो, आप जो है वो ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में जो है आपको पता चल गया कि यहाँ तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस रास्ते से आप जा रहे थे। अब वो कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से आप वहां से नहीं कर सकते, तो फिर आप दूसरी चीज क्या करते हो, रास्ता बदल देते हो, किसी और रूट से फिर जाते हो। वो लंबा हो सकता है, थोड़ा छोटा हो सकता है, पर अपना रास्ता बदल देते हो, पर जाते वही हो, नानी अम्मी के घर भी जाते हो। तो यहाँ क्या होता है, आपकी मंजिल नहीं बदलती, आपकी मंजिल वही है, पर आपका रास्ता बदल गया। रास्ता क्यों बदल गया? क्योंकि जो पहला रास्ता आपने चूज किया था वहां पे रुकावट आ गई, किसी तरह का हर्डल आ गया। तो जो फेलियर्स है ना, वो वही हर्डल है। हो सकता है कि एंड मोमेंट तक भी आपने जो सोचा है जिंदगी में वो आपको मिले ही ना। फिर लगता था कि मेरे सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो जाते, फिर मैं यूपीएससी का एक और अटेम्प्ट दे नहीं पाती, मुझे यूपीएससी छोड़ देना पड़ता। तो क्या होता पता है, मेरा रास्ता बदल जाता, क्योंकि वहां पे एक रुकावट आ गई थी। पर मेरी मंजिल तब भी नहीं बदलती। मेरा जो मकसद था कि मुझे जो है वो हालात बदलनी है, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, मुल्क की ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, इंसाफ करना है, खिदमत खल्क करनी है, वो जो मेरी मंजिल थी, वो जो मेरा मकसद था, वो नहीं बदलता, वो तब भी नहीं बदलता। मैं कोई और रास्ता चूज कर लेती। हो सकता मैं टीचर बन जाती, हो सकता मैं बीएड कर लेती, हो सकता मैं कोई और प्रोफेशन में चली जाती, पर अल्टीमेटली मैं करती वही, मैं खिदमत खल्क करने का ही सोचती, मैं इंसानों की खिदमत करने का ही सोचती। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि रास्ते चाहे ही बदल जाए, मंजिल नहीं बदलनी। और मंजिल ही आपका अल्टीमेट एम या गोल है। ये रुकावटों से डर के जो है वो आप वापस नहीं चले जाते। आप ऐसे तो कभी नहीं करोगे कि आपकी नानी अम्मी का घर जो है वो 50 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर का आपने फासला तय कर लिया, और फिर रुकावट आ गई तो वापस जा रहे हो कि नहीं चलो अब वापस घर वापस चलते हैं, 40 किलोमीटर जाके नहीं करोगे ना ऐसे। उस 10 किलोमीटर के लिए कोई और रास्ता तलाश करोगे ना। तो वही आपको यहाँ भी करना है। ऐसे नहीं करना कि एक फेलियर सामने आ गया, रुकावट सामने आ गई तो चलो वापस ग्राउंड जीरो पे या फिर स्क्वायर वन से स्टार्ट करो, वापस चले जाओ, बिल्कुल कुछ नहीं बचा, अब हार मान लो। ऐसे तो नहीं करोगे ना। तो यहाँ क्यों करना, यहाँ भी नहीं करना है। वो जिंदगी तो बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें ऐसी गलतियां नहीं करनी आपने। तो रास्ता भले भले ही आपका बदल जाए, मंजिल पे आपने हमेशा फोकस करना है, उसको नहीं बदलने देना है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, तजुर्बे थे जो मैंने अपनी जिंदगी से, अपनी एक्सपीरियंस से सीखे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में भी आपके काम है। अब लास्ट में जो है वो पेरेंट्स है या फिर आपके जो गार्जियंस आपके साथ आए हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली में कोई मैसेज भी नहीं है। और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने बच्चों को कभी सपोर्ट करना ना छोड़ें। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जो है वो उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे, हो सकता है ना कर पाए, अल्लाह ताला ने आपके हालात वैसे बनाए हैं। पर इमोशनल सपोर्ट तो हर कोई कर सकता है ना। मुझे नहीं लगता कि इमोशनल सपोर्ट करने में किसी को कभी भी कोई रुकावट आ सकती है। आप अपने बच्चे से दो तसल्ली की बातें करोगे, आप उसको 1 घंटा बैठ के ये समझा दोगे कि नहीं बेटा तू कर, हम तेरे साथ है, तो कितनी तुझे जो करना है, जितनी मेहनत करनी है तू कर। लोग जो भी बातें कर रहे हैं, जिस भी तरह का प्रेशर डाल रहे हैं, उस सबसे जो है वो हार नहीं माननी है, तू कर, हम तेरे साथ हैं। बस आप इतनी चीज कर दोगे ना, तो वो आपके बच्चे के लिए बहुत बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, सोसाइटी में बाहर के लोग जो है वो हमेशा 1000 बातें करते हैं, ताने देते हैं, आपको जो है वो डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं।
पर वो चीजें जो है वो इम्पैक्ट करती है, पर इतना ज्यादा नहीं करती। पर अगर आपके खुद के पेरेंट्स, आपके खुद के भाई बहन अगर आपको छोटी सी भी कोई नेगेटिव चीज बोल देना, तो वो आपके दिमाग पे हावी हो जाती है। वो कभी हो आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। अगर मैं अपने आसपास देखूं तो मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स है यूपीएससी के। क्या होता है ना, मेरे कुछ कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कभी कभार बहुत परेशान हो जाते हैं, सैड से हो जाते हैं। फिर मैं उनसे जाके बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आज जो है वो मैंने अपनी मम्मी से अपने पापा से कॉल पे बात की, और उन्होंने उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा और कितना टाइम लगेगा। अब आपको बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस लग रहा होगा कि बेटा और कितना टाइम लगेगा, है ना, बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस लग रहा होगा। पर वो इतना सा सेंटेंस उस इंसान के दिमाग पे इतना गहरा असर छोड़ जाता है ना। उस सेंटेंस के पीछे वो क्या क्या देखता है वो मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज उसको दिखती है मायूसी। उसका जो पेरेंट है, उसकी वालिद है, जो उसके वालिद है, वो उससे मायूस हो गए। अब उनको लग रहा है कि इससे नहीं हो पाएगा। पहला मतलब ये निकालता है वो। दूसरा, सेल्फ डाउट आ जाता है। वो एक्चुअल में सोचने लगता है कि और अब कितना टाइम लगेगा। अब तक वो ये नहीं सोच रहा था कि ठीक है 2 अटेम्प्ट मेरे चले गए, सोच भी रहा था तो उसने दो कुछ घंटों के लिए उसको साइड में रख के पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी कि ठीक है मुझे ये नेगेटिव चीजें नहीं सोचनी। पर अब उसके वालिद ने या वालिदा ने उससे पूछ लिया कि और कितना टाइम लगेगा, अब उसने और वापस से वही चीजें सोचनी स्टार्ट कर दी। तो वो जो छोटा सा जुमला है ना, वो बच्चों के जहन पर बहुत बड़ा असर छोड़ जाता है। बाहर के लोग कितना भी बातें करें वो भूल जाता है इंसान। पर आपके पेरेंट्स, आपके जो अपने हैं, वो कुछ डिमोटिवेटिंग सा बोल देना तो वो बहुत छोड़ जाता है। तो आप बस अपने बच्चों से कभी भी ऐसी कोई बात ना करें, या फिर उन्हें कभी भी ये एहसास ना दिलाएं कि आप उनसे नाउम्मीद हो गए या आपने उनका साथ छोड़ दिया। आप हमेशा उन्हें ये एहसास दिलाते रहे, बार बार अश्योर करते रहे कि आप उनके साथ हैं। आपका साथ बहुत मैटर करता है आपके बच्चों के लिए, स्पेशली जो लड़कियां होती है। लड़के जो होते हैं उन पर सोसाइटी का इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, लड़कियों पे बहुत होता है। वो पढ़ाई कर रही है तो उन्हें बार बार पूछा जाता है कि तुम पढ़ाई क्यों कर रही हो, क्या ही कर लेना है तुमने पढ़ के, तुम्हें आगे चल के चूल्हा चौका ही चलाना है ना। हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि बेटियां जो होती है वो घर की इज्जत होती है। बड़ा फेमस सा सेंटेंस है। पर वो जो घर की आपकी इज्जत होती है ना, आप उसी को इज्जत नहीं देते। उसको इज्जत नहीं देते आप, उसकी ख्वाहिशों को इज्जत नहीं देते, उसके ख्वाबों को इज्जत नहीं देते। उसके जो ख्वाब होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते आप। तो वो बेसिक डिग्निटी और इज्जत जो होती है ना, वो उसको नहीं मिल पाती। तो बस आप उसको वो बेसिक सी चीज दे दे। आप जो है वो फर्क ना करे अपने बेटे और बेटी में, और बेटी को भी उतना ही आगे बढ़ाए, उतना ही पढ़ाए जितना वो डिजर्व करती है, उनका भी हक है। तो आप उनसे उनके ख्वाब, उनकी उम्मीदें कभी ना छीने। अगर आप उनके ख्वाब, उनकी उम्मीदें आज उनसे छीन लोगे ना, तो वो आगे बढ़ जाएगी जिंदगी में। वो आगे बढ़ जाएगी, कुछ और कर लेगी आपकी खुशी के लिए। पर क्या वो खुद कभी खुश रह पाएगी? नहीं। उनकी जिंदगी में हमेशा वो रिग्रेट रहेगा कि मैं पढ़ाई कर लेती तो अच्छा होता, मैं ये कर लेती तो अच्छा होता, मैं वो कर लेती तो अच्छा होता। और मुझे नहीं लगता कोई भी वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को ऐसे मायूस और परेशान देखना चाहते हैं। तो वो आगे की सारी परेशानियों से बचाने के लिए आप अभी जो है वो उन्हें ख्वाब देखने दें। उनके ख्वाबों को तोड़े ना, उनको जो है वो पिंजरे में बंद करने की कोशिश ना करें आप। सब चीज जो है वो अच्छे अखलाक और अच्छे माहौल में रह के इंसान जो है वो बेहतर तरीके से कर लेता है। आप जो है आपको जो ये डर लगा रहता है ना कि बाहर बेटियों को भेज देंगे तो वो सेफ नहीं रहेंगी, उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, इन सब चीजों से डरना आप छोड़ दे। ये सब चीजों से आप डर रहे हो तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अल्लाह ताला पे उतना भरोसा ही नहीं रहा हमारा कि वो हिफाजत करने वाला है, वो मुहाफिज है। अगर वो मुहाफिज है तो हम क्यों इतना डरते हैं? हमें नहीं डरना है, और डर के ऐसे गलत फैसले नहीं लेने हैं कुछ। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों से बस इमोशनल जो सपोर्ट है वो कभी ना छीने, उन्हें हमेशा इमोशनली सपोर्ट करते रहे। उन्हें हमेशा अश्योरेंस देते रहे कि हम आपके साथ हैं। आपका बस इतना कह देना कि हम आपके साथ है, बहुत बड़ी चीज है। और वो मिराकल्स कर सकता है आपके बच्चों की जिंदगी में। तो आप बस इतना ही करिए कि आप उन्हें एहसास दिलाइए कि हम आपके साथ हैं। फिर जो दूसरी चीजें है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसके लिए अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है। मेरे साथ भी तो वही चीजें थी ना, मेरे लिए भी अल्लाह ताला ने रास्ते खोल दिए, सेवा मेरे सामने आ गई। आप लोगों ने भी सेवा के बारे में अभी बहुत कुछ सुना होगा, या फिर आगे चल के हो सकता है सुनो। तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक रास्ता है, यहाँ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा अपनी एजुकेशन के लिए। तो रास्ते बहुत सारे हैं, आपने बस चलना है, आपने रुकना नहीं। आप बस चलते रहो, रुकना कभी नहीं। और एक बहुत ना मैं हमेशा ये सोचती थी, क्योंकि मेरा उर्दू ऑप्शनल रहा है, तो पोइट्री जो है वो हमेशा मेरे बहुत करीब रही है, मेरे दिल के बहुत करीब रही है। तो कुछ जवाब तलाश करने हो या फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना हो, कुछ सोचना हो,
तो मैं हमेशा पोइट्री से बहुत वो रिलेट कर पाती थी। तो मैं खुद की जिंदगी में भी हमेशा यही सोचती थी कि ठीक है, फेलियर्स आ रहे हैं, ये रास्ता बदल रहा है, वो रास्ता बदल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर एंड में मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ तो जिंदगी में ऐसा करना है जो कमाल का हो। कमाल करना है मुझे अपनी जिंदगी में। ये जो बड़ी एक चीज थी या फिर ये जो एक सेंटेंस था ना, ये हमेशा मुझे याद रहता था, हमेशा मेरे दिमाग में रहता था। तो मैं कभी हार नहीं मानती थी। तो आपने भी, आप कहीं भी चले जाओ, आप कितने भी कामयाब हो जाओ, आप कितने भी नाकामयाब हो जाओ, ये चीज तय है कि आप कमाल करने के लिए पैदा हुए हो। आप जिंदगी में आए हो तो कमाल करने के लिए ही आए हो। अब आपको उसके लिए मेहनत करनी है। और फिर कमाल करना होता क्या है? तो एक बहुत ही फेमस सी गजल है जिसके 3 शेर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पर्सनली, और उन्होंने, उस शायर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि कमाल क्या होता है। तो वही 3 शेर पढ़ के मैं आप लोगों की इजाजत लूंगी। तो वो कुछ इस तरह से है कि फिजा के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। फिजा के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। किसी की राह में खुदा की खातिर हटा के काटे उठा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। आखिरी शेर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कभी मायूस नहीं होने देगा, वो है कि वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी डगमगाए शिकस्त खाए। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी, वो मुस्कुराहट बना के रखना कमाल ये है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो भी छोटी छोटी बातें कही होगी उससे आपको कुछ तो फायदा हो इंशाल्लाह। और मैं बहुत दुआ करती हूँ कि आप लोग जो है वो अपनी जिंदगी में आगे कामयाब हो। फेलियर जब आए, मुश्किलें जो आए, तो उनसे आपको डील करने, उनसे उनको फेस करने की आप में स्ट्रेंथ आए, आप अपने स्ट्रांग इंसान बनो और एक बेहतर इंसान बन के यहाँ से निकले। मुझे सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।